तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम की कहानी में आपका तहे दिल से स्वागत है। सितंबर 2006, महाराष्ट्र का बांद्रा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा गांव खेलांजी। 200 से कम परिवार, कच्चे पक्के मकान, खेत, धूल भरी सड़कें। इस गांव में हिंसा का अपना एक तरीका था। यहाँ कोई बंदूक नहीं चलती थी, कोई बॉम्ब नहीं फटता था। यहाँ हिंसा धीरे से आती थी, पीढ़ियों से चली आई थी। बाप ने जो सीखा वो बेटे को सिखाया, बेटे ने पोते को। ये हिंसा गालियों में थी, रोज सुनाई जाने वाली जाति सूचक गालियों में। ये हिंसा नजरों में थी, जब कोई दलित परिवार सर उठाकर चले तो उसे नीचा दिखाने में। ये हिंसा खामोशी में थी, जब जुल्म होता और पूरा गांव चुप रहता, क्योंकि सब जानते थे बोलने वाले का भी वही हाल होगा। इस गांव में हिंसा एक सिस्टम थी, एक आदत थी, और सबसे खतरनाक बात ये नॉर्मल मानी जाती थी। मगर 29 सितंबर 2006 की रात जो हुआ वो इस नॉर्मल से कहीं आगे निकल गया। वो अंधेरों में नहीं हुआ, वो सबके सामने हो, सैकड़ों आंखों के सामने। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कुछ किया। जब रात गुजरी, 4 इंसान मर चुके थे, और सिस्टम ने जुर्म मिटाने में उतनी तेजी दिखाई जितनी इंसाफ देने में कभी नहीं दिखाई। ये सिर्फ हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये मिली भगत की कहानी है, जहां इंसाफ का फैसला जुर्म होने से पहले ही हो जाता है। ये है खेलांजी हत्याकांड। गांव और परिवार। पहले गांव समझिए। खेलांजी में ज्यादातर परिवार ओबीसी थे, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, खासकर कुंभी और मराठा सब कास्ट के लोग। ओबीसी एक सरकारी कैटेगरी है, मगर इस गांव में इन लोगों के पास जमीन थी, ताकत थी, सियासी पहुंच थी। ये गांव में असली फैसला करते थे। और फिर 3 दलित परिवार, मेहर जाति के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हुए। इन्होंने दशकों पहले बुद्धिज्म अपनाया था हिंदू जाति की व्यवस्था से निकलने के लिए। गांव में ये लोग सबसे नीचे माने जाते थे, मजदूरी करते थे। इनके पास ना तो जमीन थी और ना ही आवाज। इन तीनों में से एक था भूतमंगे परिवार। भैयालाल भूतमंगे एक शांत इंसान, ज्यादा बोलता नहीं था, खेती करता था। उसकी पत्नी सुरेखा, 45 साल की उम्र, इस परिवार की रूह, एक मजबूत औरत, थोड़ी जिद्दी लेकिन अच्छे मायने में। गाली मिलती तो चुप नहीं रहती थी, जमीन पर कब्जा होता तो पुलिस के पास जाती थी और बच्चों को कहती थी कि हम बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, मगर आजाद भारत में हमारा अधिकार सबके बराबर है। हम डरते नहीं किसी से, और ना ही डरना चाहिए। बेटी प्रियंका, 17 साल की उम्र, 12वीं क्लास की छात्रा, स्कूल टॉपर। 10वीं में इतने ऊंचे अंक आए कि लोगों को यकीन नहीं हुआ। सपना था स्कॉलरशिप लेकर बड़े शहर में कॉलेज जाएगी। एक गांव जहां दलित लड़कियां स्कूल पूरी नहीं कर पाती, वहां प्रियंका का टॉप करना अपने आप में एक क्रांति थी। मगर गांव के कुछ लोगों के लिए ये अपमान था। दलित लड़की हमारे बच्चों से आगे कैसे निकल सकती है? बड़ा बेटा सुधीर, 21 साल उम्र, बचपन से आंखें कमजोर थी मेरी तरह, ठीक से दिखता नहीं था, मगर खेती में हाथ बटाता था। कमजोरी का बहाना कभी नहीं लगाया उसने। छोटा बेटा रोशन, 19 साल उम्र, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, शरीफ, चुप रहने वाला, हमेशा सुधीर के साथ ही रहता। अब एक जरूरी बात, ज्यादातर दलितों के पास इस गांव में जमीन नहीं थी, मगर भूतमंगे के पास 5 एकड़ थी। ये बहुत बड़ी बात थी। दलित परिवार के पास अपनी जमीन, ये ताकतवर लोगों को हजम नहीं हुई। 90 के दशक में पंचायत ने 2 एकड़ सड़क के लिए साइड पे रखा, यहाँ कब्जा ले लिया बिना मुआवजा दिए। फिर भी सुरेखा ने बाकी जमीन पर खेती बाड़ी जारी रखी। सपना था कि मकान बनाना है, ईंट सीमत का एक मजबूत घर, मगर गाँव के प्रमुखों ने रोका। एक दलित का पक्का घर ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है, ये उनका कहना था। रोज जाति की गालियां मिलती थी। एक बार ऊंची जाति की औरतों ने सुरेखा पर दरंती से हमला किया। दरंती यानी वही छोटा टेढ़ा चाकू जिससे किसान अपनी फसलें काटा करते हैं। ये एक चेतावनी थी कि अपनी औकात में रहो। सुरेखा ने पुलिस में शिकायत की, रिकॉर्ड बना, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। गांव में किसी ने साथ नहीं दिया, बाकी के दलित परिवार डरे हुए थे। तब सुरेखा ने मदद मांगी गांव के बाहर से, सिद्धार्थ और 3 सितंबर। सिद्धार्थ गजबजिए, माफ करिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। पास के गांव में एक दलित था, उसकी पदवी पाटिल थी, पुलिस पाटिल, यानी गांव का एक सरकारी कर्मचारी जो पुलिस और आम लोगों के बीच में एक कड़ी का काम करता। बड़ा ओहदा तो नहीं था, मगर कानून की थोड़ी बहुत समझ थी। सिद्धार्थ ने भूतमंगे परिवार को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। जमीन पर कब्जा होता तो बीच में आता था। दबंग लोगों के लिए हजम नहीं हो पा रही थी। एक बाहरी दलित किसी और गांव से आकर इन दलितों की मदद करे, ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। 3 सितंबर 2006 भीड़ ने सिद्धार्थ को घेरा, डंडों से
पीटा। जब सुरेखा और प्रियंका को पता चला, खतरे के बावजूद माँ बेटी वहां पहुंची। 17 साल की प्रियंका ने अपने आप को सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया, ढाल बनकर। भीड़ चौंकी पर पीछे नहीं हटी। माँ बेटी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में चोट दर्ज हुई, FIR हुई। 15 हमलावरों के नाम दिए गए। ये सारे ओबीसी परिवार। पहले पुलिस ने टालमटोल की, मगर हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स और दलित कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहली बार लगा कि कानून काम करेगा, मगर ये जीत बहुत महंगी पड़ी। बेल तूफान से पहले। गिरफ्तारी के बाद भूतबंगे का पूरा बायकॉट किया गया। उससे कोई सामान नहीं लेता था। बच्चों को बोला कि प्रियंका से दूर हो। भैया लाल बोला गांव छोड़ देते हैं, लेकिन सुरेखा ने कहा भागे क्यों? हमने तो सच बताया है। भागना मतलब जालिम जीत गए। एक गिरफ्तार आदमी के रिश्तेदार ने खुलेआम कहा कि हमारे लड़के जब वापस आएंगे तब इन्हें सबक सिखाएंगे। सितंबर के आखिर में सभी 12 को जमानत हो गई। 29 सितंबर 2006 शुक्रवार वो दिन आया। 29 सितंबर रात का कहर। शाम को 12 आदमी लौटे, पूरा हफ्ता जेल में बिताकर। मन में गुस्सा था, अपमान की भावना थी कि आज जब जाएंगे तो भूतबंगे को सबक सिखाएंगे। उन्होंने रास्ते में शराब पी और नफरत इतनी बढ़ी हुई थी उनके मन में, क्या ही बोलूं। ये बात गांव में फैल गई। शाम 7 बजे 30 से 40 लोगों की भीड़ भूतबंगे के झोंपड़ी के तरफ बढ़ी, मशालें, कुल्हाड़ी और साइकिल की जंजीरों के साथ। ये अचानक का गुस्सा नहीं था, ये प्लांट आतंक था। झोंपड़ी जो बिना सीमेंट की थी, सिर्फ ईंटों का एक स्ट्रक्चर था, वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई। सुरेखा ने दरवाजा बंद ही रखा, खोला नहीं कि बच्चे अंदर हैं। उनके पास कोई असली हथियार नहीं था, बस थी तो एक दरंती, पन्ना, बेलन, सब बेकार थे। सुरेखा ने मिट्टी का तेल और माचिस उठाई और चिल्लाई अंदर से कि अगर अंदर आओगे तो मैं अपने आप को आग लगा दूंगी और आप लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस करूंगी। भीड़ ने कहा लगा ले आग, तेरी चीखों से कुछ नहीं होगा। और दरवाजा टूटा, भीड़ अंदर। कांड। भीड़ घुसी, सुरेखा प्रियंका को बालों से घसीट कर बाहर निकाला गया। सुधीर के चेहरे पर भारी चीज से हमला हुआ। रोशन वहीं पे गिर गया। इसी अफरा तफरी में भैया लाल बाहर निकल गया और बाहर जाकर छुप गया, लेकिन वो पेड़ के पीछे से देखता रहा। माँ बेटी के कपड़े फाड़े गए, नंगा किया गया, साइकिल की जंजीरों से पीटा गया, मारा गया। भाइयों को घुटनों पर बिठाया। भीड़ ने सुधीर को हुक्म दिया कि अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करो। सुधीर ने, जो कि उस वक्त जख्मी था, उसने इनकार किया। गुस्से में भीड़ ने दोनों भाइयों के गुप्त अंग चाकू से काट दिए। चीखें पूरे गांव में गूंजी, हर घर तक, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। माँ बेटी को नंगा गलियों में घुमाया गया। लोग दरवाजों से झांकते रहे, किसी ने रोका तक। भीड़ की औरतों ने मर्दों को उकसाया। सरपंच ने कुछ नहीं कहा, बाद में बोला कि वो सो रहा था घर पे। चौक पर कई मर्दों ने सुरेखा और प्रियंका के साथ गैंग रेप किया, खुलेआम। और ऊंची जाति की औरतों ने तालियां बजाई। लोहे की छड़ी से शरीर के अंदर तक मार पहुंची। वहीं पर सुरेखा की मौत हो गई, शायद सिर पे चोट लगने से। प्रियंका जिंदा रही। पूरा का पूरा अत्याचार उसने सहन किया। आखिर में साइकिल की जंजीरों से उसका गला घोंटा गया और उसके गर्दन पर उस साइकिल की जंजीरों के निशान पाए गए थे। सुधीर और रोशन की खोपड़ियां कुल्हाड़ी से तोड़ी गई। मारने के बाद भी लातों से मारा गया। लाशों को बैलगाड़ी पर लादा, औरतों पर मिर्ची पाउडर छिड़का गया और सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंक दिया। लेकिन प्रियंका की लाश पुल के पास ही अटक गई। उस टाइम पर गांव में सन्नाटा, मिली भगत का सन्नाटा था। भैया लाल ने सब देखा। भीड़ गई तो नहर के पास गया, वहां पर उसको प्रियंका मिली। ना नब्ज ना सांस। आधी रात नंगे पैर वो पुलिस चौकी पर पहुंचा। पुलिस और कवर अप। 30 सितंबर अंदलगांव थाना। भैया लाल रोता वहां पहुंचा। वहां पर पहुंच के बोला कि मेरी फैमिली मार दी गई है। पुलिस ढीली। सुबह वहां पर टीम पहुंची। क्राइम सीन तब तक साफ हो चुका था। हर किसी का एक ही जवाब था कि किसी को कुछ नहीं पता। गांव वालों ने बाद में जर्नलिस्ट को बोला कि यहाँ कोई जाति की कोई समस्या नहीं है। 40 लोगों का हमला, ये जाति की समस्या हो ही नहीं सकती। प्रियंका 30 सितंबर को मिली, बाकी 3 अक्टूबर को। एक्टिविस्ट की पहले खींची तस्वीरों में डंडे, सरिये प्रियंका के शेर में साफ दिखी, मगर जब लाश हॉस्पिटल पहुंची तो सब गायब। पुलिस ने एक जेनेरिक हत्या का केस बताया।
SC/ST एक्ट नहीं लगाया। हफ्ते तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिद्धार्थ के भाई राजेंद्र ने बताया कि प्रियंका ने 29 की रात को फोन पर कहा था कि हम पर हमला हो रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुकर ने उसे धमकाया है। MLA गृह मंत्री RR पाटिल ने बोला कि नक्सलियों का ये हमला लगता है, लेकिन बाद में ये बयान वापस ले लिया। 1 महीने तक कहानी गांव से बाहर नहीं गई। मीडिया और आंदोलन। 29 अक्टूबर 1 महीने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की सबरीना बकवाल्टर ने नागपुर से एक रिपोर्ट छापी। एक्टिविस्ट दिलीप मास की मदद से पहली बार सच बड़े पर्दे पर आया। 23 नवंबर को नागपुर में, 24 नवंबर में यूपी में, और इस टाइम पर महाराष्ट्र में बहुत दंगे हुए। ट्रेन के डब्बों को जलाया गया, कुछ लोगों की मौत हुई। भारत में जो बाकी के दलित परिवार थे, उनके प्रेशर से पूरे इंडिया में और आंदोलन हुए, तो तब जाके सरकार हिली। 5 पुलिस वाले बर्खास्त किए गए। केस CBI को ट्रांसफर हुआ। भैयालाल को पहले 4.5 लाख का मुआवजा दिया गया, अब 6 लाख, एक नौकरी और जमीन घोषित की गई। मुकदमा। CBI चार्जशीट के अकॉर्डिंग 11 पर हत्या का चार्ज लगा, पर रेप चार्ज नहीं, क्योंकि सबूत मिटा दिया गया था। सितंबर 2008 को दोषी करार किया गया और 3 को बरी। जज SS दास ने 6 को फांसी दी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर। 2 को 25 साल की उम्र कैद, मगर SC/ST एक्ट नहीं लगा उन पर। कोर्ट ने बोला कि बदला है, ये जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जुलाई 2010 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी बदली 25 साल कैद में। 2019 ने सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट बरकरार रखा और गुनहगार 2031 तक जेल में रहेंगे। पर एक बात देखने वाली है कि कोई भी औरत जो भीड़ में थी, उकसा रही थी, उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगा। भैयालाल उसने गाँव छोड़ दिया, उनकी नौकरी करी जिसकी तनख्वाह 15,000 महीना थी। सुरेखा की 5 एकड़ की जमीन वापस जब आई तो उसने वो जमीन दलित किसानों को दे दी और कहा कि मुझे बस गुनहगारों को सजा पाते देखना है। 20 जनवरी 2017, 62 साल की उम्र में दिल के दौरे से भैयालाल भूतमांगे की मौत हो गई। आखिरी फैसला नहीं देख पाया। 5 का परिवार, 5 खत्म। आखिरी बात, खैरलाल जी के बाद SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 2015 और 2018 में मजबूत हुआ। भूतमंगे के खेत में एक छोटा सा मार्ग घोषित किया गया। हर साल वहां पर लोग आते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। 40 लोग थे भीड़ में। एक बात देखने वाली है कि 40 लोग थे भीड़ में, सैकड़ों ने देखा, एक औरत पर भी चार्ज नहीं लगा। पोस्टमार्टम बदला गया। पुलिस ने महीनों तक कुछ नहीं किया। कोर्ट ने जाति का कोई केस दर्ज नहीं किया। फांसी को 25 साल में बदला गया। पिता बिना इंसाफ पाए मर गया। सुरेखा भूतमंगे ने अपने बच्चों से कहा था, हम आजाद भारत में बराबर हैं। क्या हैं?